and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss Super MCQ 4 related to the Central Civil Services Leave Rules 1972. In this part, I will discuss Rule 26 to 28. It is related to the earned leave, EL. Also, I will discuss 31 MCQ questions. I will explain everything. Definitely the video would be interesting one. So with patience, actually you listen the video up to the end. You can get complete information about earned leave. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru, so that systematic manner you can get all video links. Similarly, my WhatsApp number is 8327782034. If any query is there, directly you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss earned leave EL, Rule 26 to 28, and also I will discuss 31 MCQ questions with proper explanation. First one you see, it is Rule 26. It is a very important one. It is earned leave for non-vacation department. Those are non-vacational staff, जिसके लिए वैकेशन नहीं है, उनके लिए जो ऑन लीव का रूल्स है वो रूल 26 में है, हम डिस्कस करेंगे. देखिए उसका एक सेक्शन है 1, उसका फर्स्ट सबसेक्शन ए और उसका फर्स्ट सबसेक्शन आई को देखिए. तो आप जानते हो कि एडवांस मैनर एक्चुअली जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 में एडवांस 15 EL क्रेडिट होता है और सिमिलरली जुलाई 1, 1 जुलाई अगेन इन एडवांस 15 EL क्रेडिट होता है. सो नॉर्मली एक कैलेंडर ईयर में 30 अर्नड लीव क्रेडिट होता है जो नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है. सो जनवरी 1 में 15 EL, जुलाई 1 में 15 EL, right? So 2 installments of 15 days EL credited each on the first day of January and July of every calendar year, right? Next one also important one. You see, when a government servant joins a new post without availing full joining time by reasons that, जैसे आपका ट्रांसफर हो गया, आप जाकर न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करोगे, ठीक है, कि कोई न्यू पोस्ट में जाकर ज्वाइन करोगे, ठीक है, वहां पर आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. आप सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 देखिए, राइट. तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको जो ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आप आकर न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन कीजिए विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम. सपोज ज्वाइनिंग टाइम आपको 10 डेज मिला, मगर ऑर्डर में मेंशन है विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम यू ज्वाइन द न्यू हेडक्वार्टर, ठीक है. तो ये एक ऑप्शन है. तो ऑर्डर में मेंशन हुआ मीन्स सपोज जैसे आपका ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज है, ठीक है. आपको मैं बोला था ज्वाइनिंग टाइम कैसे फिक्स होता है, मेरा वीडियो है, ठीक है. तो क्लियरली इफ इट इज मेंशन है आपका ऑर्डर में कि आपको जाकर ज्वाइन करना है विदाउट अवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम, सपोज 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम आपको मिला है, मगर आप 2 डेज ज्वाइनिंग टाइम अवेल करके न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर लिए, तो आपका 8 डेज ज्वाइनिंग टाइम बच गया. तो वो 8 डेज वो आपका EL में क्रेडिट हो जाएगा, अर्नड लीव में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट वन ये एक ऑप्शन है. He is ordered to join the new post at a new place of posting without availing of full joining time to which he is entitled. ऑर्डर में मेंशन है कि आप फुल ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं कर सकते, ठीक है. विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम यू जस्ट ज्वाइन द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है. एक ऑप्शन है.
और एक ऑप्शन है, जैसे आप प्रोसीड किया न्यू हेडक्वार्टर को अलोन, ही प्रोसीड्स अलोन टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड जॉइन्स द पोस्ट विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम। आप आपका फैमिली के साथ नहीं गए, आप अकेला चला गया, जाकर न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम। फिर आप आपका फैमिली लेने के लिए आओगे, क्योंकि आप जानते हो जब आप जाकर ज्वाइन कर रहे हो उसका 6 मंथ्स के अंदर आपको फैमिली को लेना है न्यू हेडक्वार्टर में, तब आपको क्या है ना, ट्रैवलिंग जो क्लेम है, ट्रैवलिंग अलाउंस का जो क्लेम है वो मिलेगा। ठीक है, नहीं तो ये जो रूल है, जब आप जाकर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, न्यू हेडक्वार्टर में, उसका 6 मंथ्स के अंदर आप आपका फैमिली को लेना है, तब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। जो ट्रैवल आप कर रहे हो, जर्नी में जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वो क्या किया, अकेला चला गया, न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ज्वाइन किया, फिर ऑन टेक्स हिज फैमिली लेटर विद इन द परमिसिबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर क्लेमिंग ट्रैवलिंग अलाउंस। मैं परमिसिबल पीरियड बताया कि आप जब ज्वाइन करोगे उसका 6 मंथ्स के अंदर आपका फैमिली को आपको लेना है, तब आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप जब पहले अकेला चला गया तो फुल ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल नहीं किया, फिर आप आके आपका फैमिली को लेकर गया, ठीक है, क्योंकि जो पीरियड है, तो ये 2 ऑप्शन है जो कि इसके वजह से क्या है, आप पूरा ज्वाइनिंग टाइम को अवेल नहीं किया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आइदर और करके आप याद कीजिए। एक ऑर्डर में है आप पूरा ज्वाइनिंग टाइम नहीं ले सकते, और एक है आप अकेला जाकर ज्वाइन किया न्यू हेडक्वार्टर में विदाउट योर फैमिली। ओके, देन आप लेटर डेट अगेन यू कम बैक एंड टेक योर फैमिली विद इन द परमिसिबल पीरियड। आप जब ज्वाइन किए उसका 6 मंथ्स के अंदर आपका फैमिली को लेना है। तो ये यही कंडीशन है जो आप फुल ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किए। जब आप जो भी आप फुल ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किए, जो भी बचेगा वो आपका ईएल में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैं बताया, सपोज आपका जेटी जो ज्वाइनिंग टाइम है 10 डेज है, ठीक है, मगर आप अवेल किया, आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया 2 डेज, तो आपका कितना बैलेंस बचा, बैलेंस जेटी कितना है 8 डेज, तो ये 8 डेज एक्चुअली ईएल में क्रेडिट हो जाएगा, अर्न लीव में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट वही क्लियरली मेंशन है, आफ्टर अवेलिंग पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम हाउ मेनी लेफ्ट क्रेडिटेड टू हिज लीव अकाउंट आज अर्न लीव। अभी मैं एग्जांपल दिया, जैसे ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला, आप 2 डेज अवेल किए, तो बाकी जो है 8 डेज ज्वाइनिंग टाइम रहा वो ईएल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आप और एक इंटरेस्टिंग है, द अर्न्ड लीव एट हिज क्रेडिट टुगेदर विद द अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम अलाउड टू बी सो क्रेडिटेड शैल नॉट एक्सीड 300 डेज। इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। सपोज अभी आपका ईएल है 296 है ईएल, आपको ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला, ठीक है, आप अवेल किए 2 डेज, ठीक है, बाकी बैलेंस जेटी ये बी जेटी कर दिया, बैलेंस जेटी है 8 डेज, तो आपका ऑलरेडी ईएल 296 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम ईएल 300 ही होगा। जैसे आप बोलेंगे कि 300 प्लस सेपरेटली रखेंगे 300 प्लस 4, ये से नहीं रहेगा, ओनली कितना होगा, ये 300 होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम, बैलेंस ज्वाइनिंग टाइम कितना है 8 डेज है, तो आपका ऑलरेडी ईएल 296 है, तो बैलेंस ज्वाइनिंग टाइम 8 डेज मींस ये कितना होगा, ये 300 तक जाएगा, बाकी जो 4 बैलेंस ज्वाइनिंग टाइम वो लैप्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सपोज और एक एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर। सपोज अभी आपका ईएल 294 है, आपको ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज मिला, ठीक है, आप अवेल किए 2 डेज, तो बैलेंस जेटी हो गया 10 डेज, तो 10 डेज है मींस, तो इसमें तो बाकी जो ज्वाइनिंग टाइम है वो ईएल में क्रेडिट होगा,
मगर ईएल में क्रेडिट होगा, मगर वो मैक्सिमम ईएल कितना रहेगा, 300 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें क्लियर हो गया कि जो भी अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है वो जब ईएल में ऐड होगा वो मैक्सिमम ईएल 300 तक जाएगा, उससे उसका बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो इट मींस क्या है, 294 था, अभी बैलेंस ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज है, तो मैक्सिमम तो 300 होगा। और यहां पर 4, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ईएल इसमें ईएल मैक्सिमम कितना रहेगा, 300 रहेगा। जो भी अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है, जब हम बैलेंस जो ईएल ड्यू है उसके साथ ऐड करेंगे तो वो मैक्सिमम कितना रहेगा, 300 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अभी क्लियर हो गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। द लीव एट द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द क्लोज ऑफ द प्रीवियस हाफ ईयर shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 300 days। ये है, सपोज कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है, तो जैसे उसके ऊपर एक एग्जाम्पल में दे दिया, इससे रिलेटेड में एक एग्जाम्पल दे दिया। आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। सपोज यहां पर दे दिया, वेयर द अर्न लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आज ऑन द लास्ट डे ऑफ डिसंबर और जून इज 300 डेज और लेस बट मोर देन 285 डेज, हाउ टू मेंटेन द ईएल अकाउंट, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड को हम देखेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी सपोज दिसंबर 31 में आपका ऑलरेडी 290 है ईएल, 290 ईएल है, ठीक है, राइट। और एक बार मैं क्लियरली बताता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जैसे दिसंबर 31 आपका ईएल है 290 डेज है, ठीक है। जनवरी 1 में 15 ईएल क्रेडिट होगा, तो जनवरी 1 में कितना ईएल क्रेडिट होगा, 15 ईएल क्रेडिट होगा। और एक बार बता रहा हूं, अब देख लीजिए, 31 दिसंबर, ठीक है, आपका जो ईएल है 290 डेज है। जनवरी 1 में 15 डेज ईएल क्रेडिट होगा, 15 डेज ईएल क्रेडिट होगा। तो उसको कैसे हम अरेंज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये हो जाएगा 290, ठीक है, इसमें सॉरी 300 प्लस अलग करके रखेंगे, सेपरेट करके रखेंगे कि यहां पर 300 प्लस 5 ऐसे रहेगा। तो ये जो जनवरी 1 हम सेपरेट, क्योंकि मैक्सिमम 300 ईएल होता है, यदि आपका 290 डेज है 31 दिसंबर में, जनवरी 1 में 15 डेज ईएल क्रेडिट होगा, तो हम उसको कैसे अरेंज करके रखेंगे ना, 300 प्लस 5। तो ये जो 5 है वो जनवरी 1 टू जून 30 के अंदर ये 5 को हम फास्ट यूज करेंगे। यदि यूज नहीं करोगे तो ये लैप्स हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप इससे हम सेपरेट करके रखेंगे। 300 ईएल तो है, ठीक है, 300 ईएल रहेगा, प्लस 5 हम सेपरेट करके रखेंगे, मगर उसी हाफ ईयर में ये 5 ईएल को हमको स्पेंड करना है, यूज करना है। आप उसको जनवरी 1 टू जून 30, ओके, उसके अंदर ये 5 ईएल को आपको यूज करना है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे आप जुलाई 1 में आ जाओगे, जुलाई 1 में फिर हो जाएगा 300 प्लस कितना हो जाएगा 15। तो ये जो 15 300 प्लस 15 है, 15 को आप जुलाई 1 टू दिसंबर 31 के अंदर उसको कंज्यूम करना है, इसको स्पेंड करना है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। आपका समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आपको सेपरेट करके उसको रखना है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा को हम सेम हाफ ईयर में उसको फास्ट कंज्यूम करेंगे। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान देना है। वही एग्जाम्पल में इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया, देखिए
लास्ट डे ऑफ डिसम्बर EL आर्ट क्रेडिट, लास्ट डे ऑफ डिसम्बर मीन्स December 31 आपका ऑलरेडी EL क्रेडिट है 292। अच्छा, जनवरी 1 में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी आपको 15 EL क्रेडिट होगा। अच्छा, 15 EL क्रेडिट होगा तो उसको 300 कर दीजिए, तो 300 प्लस सेपरेट रखेंगे 07। ठीक है, ये जो 07 है, जो 7 EL है, उसी को सेम हाफ ईयर मीन्स जनवरी 1 टू जून 30 के अंदर ये जो सेपरेट EL है उसको हम कंज्यूम करेंगे, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस तरीके से हमारा लीव अकाउंट मेंटेन होता है। तो वही सेम हाफ ईयर में हमको एक्स्ट्रा जो सेपरेट जो EL है उसको हमको कंज्यूम करना है, नहीं तो वो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर एक दे दिया, एक गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन ए परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। ना वो परमानेंट एम्प्लॉय है ना वो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय क्या है, यदि आप कंटिन्यूस, सपोज आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, ठीक है, मगर वो परमानेंट पोस्ट नहीं था, कंटिन्यूस पीरियड आप 3 इयर्स काम किया विदाउट एनी इंटरवेंशन, ओके, कंटिन्यूसली आप 3 इयर्स काम किया, तो 3 इयर्स के बाद उसको हम क्वासी परमानेंट बोलेंगे। ठीक है, 3 इयर्स याद रखना है। यदि आप ऐसे आपको पहले जब ऑर्डर मिला उसमें क्लियरली मेंशन था ऑर्डर में कि आपका परमानेंट हो सकता है, ओके, योर पोस्ट में बी परमानेंट वन, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअस 3 इयर्स जब आप काम कर लिए, 3 इयर्स के बाद उसको हम बोलेंगे क्वासी परमानेंट। तो अभी क्या है, आपका जो पोस्ट है ना वो परमानेंट है ना क्वासी परमानेंट है, मगर आप विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ सर्विस is appointed without interruption of service substantively to a permanent post or declared as quasi permanent। तो आप कंटिन्यूअस काम किए, आपको सपोज डिक्लेयर कर दिया गया कि क्वासी परमानेंट, की परमानेंट आपको डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा, जब आपको क्वासी परमानेंट और परमानेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद जैसे एज यूजुअल नॉर्मल परमानेंट एम्प्लॉय को EL काउंट मिलता है, वैसे ही आपको EL मिलेगा, और जो आप EL ले चुके हो वो भी डेबिट होगा। ठीक है, जो पास्ट पीरियड मींस जहां पर आप काम कर रहे थे मगर आपका वो पीरियड क्वासी परमानेंट और परमानेंट में काउंट किया गया नहीं था। ठीक है, मगर अभी आप क्या है, कंटिन्यूअस पीरियड काम किए, अभी आपका पोस्ट को क्वासी परमानेंट और परमानेंट पोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके पहले जस्ट बिफोर क्वासी परमानेंट और परमानेंट पोस्ट आप जो भी काम किए थे, ओके, उसको एज यूजुअल हम नॉर्मली मान लेंगे कि जैसे EL क्रेडिट होता है जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को, वैसे ही EL क्रेडिट होगा वो पीरियड में, और बाकी जो भी आप EL लिए हैं एज यूजुअल उससे डेबिट होकर आपका क्या है ना, लीव अकाउंट मेंटेन होगा। ठीक है, क्लियर हो गए? तो ये चीज देखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, और एक क्वेश्चन है कि where a government servant had availed of extraordinary leave before permanent appointment or quasi permanent appointment without interruption of service। आपका जो अपॉइंटमेंट था परमानेंट नहीं हुआ था कि क्वासी परमानेंट नहीं हुआ था, मगर आप काम किया विदाउट इंटरप्शन ऑफ सर्विस। एक्चुअली योर पोस्ट वाज नॉट परमानेंट वन और वाज नॉट क्वासी परमानेंट वन, बट विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ सर्विस यू जस्ट रेंडर योर सर्विस कंटिन्यूअसली। उस समय आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए थे, EOL लिए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिए थे। तो अभी जब आपका परमानेंट और क्वासी परमानेंट अपॉइंटमेंट और क्वासी परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तब पहले जो आप EOL लिए थे, जब आपका पोस्ट परमानेंट नहीं हुआ था कि क्वासी परमानेंट नहीं हुआ था, उस समय जो EOL लिए थे उसको अभी हम जितना EL ड्यू है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना EL ड्यू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका लीव अकाउंट रिकास्ट होगा। उस समय जो EOL आप लिए थे, EOL सपोज विदाउट पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सभी समय विदाउट पे होता है, और उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, आप EOL लिए थे क्योंकि आपका पोस्ट परमानेंट नहीं था, आपका पोस्ट क्वासी परमानेंट नहीं था, आप EOL लिए थे। अभी जब डिक्लेयर हो गया कि आपका पोस्ट परमानेंट हो गया, क्वासी परमानेंट हो गया, तो उस समय जो आप EOL लिए थे तो वो EOL को आपको अर्न्ड लीव में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है,
और उसके हिसाब से आपको लीव सैलरी मिलेगा। क्योंकि मैं वही बताया, जो पहले जो आप पीरियड काम किए थे उस समय जैसे एज यूजुअल परमानेंट एम्प्लॉय को ईएल मिलता है वैसा ही ईएल मिलेगा, ठीक है। तो उस समय जो आप ईओएल लिए थे वो क्या होगा ना, ईएल को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपका लीव अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको थोड़ा देखिए। नेक्स्ट है पीरियड स्पेंट इन फॉरेन सर्विस शैल काउंट एज ड्यूटी फॉर पर्पजेस। आप जब फॉरेन सर्विस में जो पीरियड आप स्पेंड कर रहे हो उस समय आपको एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जब तक आप लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तब तक वो जो फॉरेन सर्विस में आप जो ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हो वो ड्यूटी में माना जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन थिंग यू रिमेंबर, if you just render your service, okay, in foreign service, so in this case you must pay leave salary, you must contribute leave salary contribution, okay, then automatically your period must be counted as duty। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा फॉरेन सर्विस के ऊपर वीडियो डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस के ऊपर है, आपको पूरा डाटा मिलेगा। अच्छा, मैक्सिमम अर्न लीव एक स्ट्रेच में, इन वन स्ट्रेच आपको कितना मैक्सिमम ईएल मिलेगा, 180 डेज। द मैक्सिमम अर्न लीव दैट मे बी ग्रांटेड एट ए टाइम शैल बी 180 डेज इन द केस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड इन इंडिया। याद रखिए, एक स्ट्रेच में आपको मैक्सिमम ईएल 180 डेज मिलेगा। हाँ, बियॉन्ड भी जा सकता है, मगर यदि आप मेडिकल केस में बियॉन्ड जाएगा, मगर परमिशन कौन देगा, लीव अथॉरिटी। Okay, more than 180 days means only in medical cases and it must be permitted by the leave authority, ठीक है। मगर नॉर्मल केस में मैक्सिमम ईएल इन वन स्ट्रेच इज 180 डेज। क्लियर? नेक्स्ट वन, और एक यहां पर दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 1 ऑफिसर है और क्लास 2 ऑफिसर है, यदि आप कुछ टाइम आप स्पेंड करोगे, जैसे बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उस केस में आपका जो इंडिया में जो मैक्सिमम ईएल था 180 डेज, वन स्ट्रेच, वो 180 डेज से 300 डेज को जाएगा, ठीक है। मगर इसमें क्या है ना, जो इंडिया में जो आप काम करोगे, ठीक है, वो मैक्सिमम 180 डेज रहेगा, बाकी आउटसाइड में रहेगा, ये याद रखिए। तो उसमें आपको याद रखिए, जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 सर्विस है, यदि वो कुछ पोर्शन ऑफ द ईएल दे वांट टू स्पेंड इन आउटसाइड ऑफ इंडिया लाइक बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, तब वन स्ट्रेच में 180 to 300 डेज होगा, ओके। जो मैक्सिमम ईएल मिलेगा एक स्ट्रेच में वो 300 डेज मिलेगा, मगर कुछ पोर्शन ऑफ आउटसाइड में स्पेंड करोगे, कुछ पोर्शन ऑफ इंडिया में स्पेंड करोगे, कुछ पोर्शन ईएल आप आउटसाइड में स्पेंड करोगे। आउटसाइड मींस में बता दिया कौन सा कंट्री, और इंडिया में। तो यदि कुछ पोर्शन ऑफ द ईएल आप आउटसाइड में स्पेंड करोगे, आउटसाइड मींस वो कंट्रीज का नाम देख लीजिए, तो तब इन वन स्ट्रेच मैक्सिमम ईएल यू हैव टेकन इट इज 300 डेज, ओके। तो जो कुछ पोर्शन आप इंडिया में यूज करोगे वो इंडिया में मैक्सिमम 180 डेज, बाकी आप बाहर में हो सकता है, ठीक है, मगर इंडिया में मैक्सिमम रहेगा, जो ईएल आप स्पेंड करोगे वो 180 डेज रहेगा। यहां पर दे दिया, प्रोवाइडेड दैट व्हेयर अर्न लीव फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज इज ग्रांटेड अंडर द सब रूल, द पीरियड ऑफ सच लीव स्पेंड इन इंडिया शैल नॉट बी इन द। तो इसमें मैं बता दिया, जैसे 300 डेज आपको 300 डेज कब होगा, जब आप कुछ ईएल का कुछ पोर्शन आप आउटसाइड इंडिया में स्पेंड करोगे। आउटसाइड इंडिया मींस बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, याद रखना है। मगर जो इंडिया में मैक्सिमम कुछ ईएल आप इंडिया में स्पेंड करोगे और कुछ ईएल आप आउटसाइड में स्पेंड करोगे, मगर इंडिया में जो स्पेंड करोगे वो मैक्सिमम रहेगा 180 डेज, इससे ज्यादा नहीं होगा जो इंडिया में आप स्पेंड करोगे, ठीक है। इंडिया में जो स्पेंड करोगे वो मैक्सिमम 180 डेज, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन था ये क्या है, some portion of the EL you spend in India and some portion of the EL spend in outside, but in India maximum EL can spend is 180, right?
बट जब कुछ ईएल आप आउटसाइड में स्पेंड करोगे, आउटसाइड ऑफ इंडिया, तब एक स्ट्रेच में आप कितना ईएल ले सकते हो? 300 ईएल। मगर ओनली इंडिया में, सपोज ओनली इंडिया में, ओके, ओनली इंडिया में आपको जो एक स्ट्रेच में ईएल मिलेगा 180 डेज, मगर उसमें भी वही रूल रहेगा कि 300 डेज ईएल आपको मिलेगा यदि सम पोर्शन ऑफ द ईएल यू वांट टू स्पेंड इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट इन इंडिया मैक्सिमम 108 डेज यू कैन स्पेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी रूल 27 को आएंगे। ये कैलकुलेशन है, वो बेसिकली था नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट, ये अभी ऑन लीव को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरी मंथ में आपको 2.5 ईएल मिलता है। ओके, एवरी मंथली, यहां पर मैं लिख दिया क्योंकि देखिए 2.5 मीन्स इट इज 5/2, तो एवरी हाफ ईयर में आप देखिए 15 डेज हो रहा है, 5/2 × 6, तो एवरी मंथ में कितना ईएल क्रेडिट होता है ना, तो एवरी कैलेंडर मंथ, आप याद रखिए। यहां पे मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, एवरी कैलेंडर मंथ, ठीक है, यहां पर लिख दिया एवरी कैलेंडर मंथ मीन्स 1 to 30 और 1 to 31, एवरी कैलेंडर मंथ, एवरी सीएम कैलेंडर मंथ। ठीक है, तो एवरी कैलेंडर मंथ में कितना ईएल क्रेडिट होगा? 2.5 ईएल क्रेडिट होगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, सपोज आपका ज्वाइनिंग रहेगा, ज्वाइन किया सपोज जुलाई 2, तो जुलाई 2 हो गया मीन्स ये कैलेंडर मंथ नहीं है, क्योंकि कैलेंडर मंथ मीन्स 1 to 31, नहीं तो 1 to 30, जुलाई मीन्स 1 to 31, मगर आप जुलाई 2 में ज्वाइन किए तो इसमें आपको कोई ईएल क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये कैलेंडर मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। तो एवरी कैलेंडर मंथ में, ठीक है, आपको एवरी कैलेंडर मंथ में 2 हाफ डेज ईएल क्रेडिट होगा, याद रखिए। तो कैलेंडर मंथ कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 to 31 और 1 to 30। ठीक है, एवरी हाफ ईयर में आप जानते हो 6 मंथ्स में 15 होता है। ठीक है, क्योंकि एवरी मंथ 5/2 मीन 6 मंथ से कितना होता है? 15, तो एवरी हाफ ईयर में 15 वो एडवांस क्रेडिट होता है जनवरी 1 एंड जुलाई 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, यहां पर दे दिया कि आप सपोज रिजाइन कर दिया, रिटायर और रिजाइन, गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। रेजिग्नेशन केस में क्या होगा? सपोज आप रिजाइन कर दिया, यहां पर एक एग्जांपल देता हूं कि भाई कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, ये रेजिग्नेशन केस में सपोज आप रिजाइन कर दिया मार्च 30 में, तो ये तो कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, यहां पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है। ओके, मार्च 30 में आप रिजाइन किया मींस आपको मार्च मंथ का, ठीक है, ईएल नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगा जनवरी फरवरी, 5 डेज मिलेगा। मार्च 30 में रेजिग्नेशन दे दिया मींस नहीं मिलेगा। हाँ, आप रेजिग्नेशन दे रहे हो मार्च 31 आफ्टरनून में दे रहे हो तो इसमें फुल कैलेंडर हो गया। फोरनून नहीं, फोरनून में होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फोरनून होगा तो वो आप फोरनून मीन्स काम नहीं किया मार्च 31 में। तो कैलेंडर मंथ मीन्स सपोज मार्च में ले लिया 1 to 31। वैसे और एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं देखिए रिजाइन के ऊपर दे दिया, सपोज आप रेजिग्नेशन दे दिया अप्रैल 29 में रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, तो इसमें अप्रैल का, ठीक है, अप्रैल का ईएल नहीं मिलेगा, अप्रैल का जो 2.5 ईएल है वो क्रेडिट नहीं होगा। समझ में आया? तो ये क्लियर हो जाना है। अच्छा, नेक्स्ट वन दे दिया डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। यदि आपको रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया कोई पर्टिकुलर डेट में, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको सपोज सितंबर, ठीक है, 20 में आपको रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, तो ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, तो यहां पर ये तो कंप्लीटेड नहीं है, तो सितंबर मंथ के लिए आपको ईएल नहीं मिलेगा, अप टू अगस्त तक आएगा। ठीक है, मगर आप याद रखिए जो रिमूव डिसमिस होने से क्या है, आपका जो ईएल ड्यू है वो सब सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसमें आपको कोई लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इसमें और थोड़ा क्लैरिफाई कर, रेजिग्नेशन केस में क्या है, यदि आप रिजाइन कर दिया तो रिजाइन केस में क्या होता है, सपोज वो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ तो उस मंथ में आपका ईएल क्रेडिट नहीं होगा। जैसे मैं बताया, सपोज आप रिजाइन कर दिए, अप्रैल 29 में, तो अप्रैल मंथ का ईएल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्च तक मिलेगा। मगर आप जब रिजाइन कर दिया तो रेजिग्नेशन केस में क्या होता है, आपका जो एनकैशमेंट मिलेगा 50% मिलेगा। जितना ईएल है उसका 50% मिलेगा। इसमें कोई एचपीएल एक्चुअली जो हाफ पे लीव है ये एनकैश नहीं होगा। ओनली जितना ईएल है 50% उसका ईएल एनकैश होगा, पूरा ईएल एनकैश नहीं होगा। जितना ईएल आपका है क्रेडिट होकर उसका 50% और मैक्सिमम 150 डेज का एनकैशमेंट होगा। क्योंकि मैक्सिमम ईएल कितना एनकैशमेंट होता है रिटायरमेंट टाइम में 300, तो इसमें मैक्सिमम कितना ईएल एनकैशमेंट हो सकता है रेजिग्नेशन केस में 150 अदरवाइज 50% ऑफ ईएल और मैक्सिमम 150 डेज ईएल एनकैश होगा। मगर इसमें एचपीएल कोई एनकैश नहीं होगा। और रिमूवल और डिसमिसल केस में बता दिया, रिमूवल डिसमिसल केस में क्या होगा, सपोज आपको अप्रैल 20 में आपको रिमूव और डिसमिस कर दिया गया, तो ये तो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, तो अप टू मार्च तक आपका वही ईएल क्रेडिट होगा। ठीक है, और याद रखिए यदि रिमूवल डिसमिसल केस में बेसिकली जो भी ईएल आपका खाते में है वो इनकैश नहीं होगा, वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन, अच्छा डेथ हो गया, मगर इसमें इंटरेस्टिंग है, इसमें कैलेंडर नहीं है, इसमें कैलेंडर मंथ नहीं है, इसे कंप्लीटेड मंथ दिया है। इसमें थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं। जैसे सपोज अप्रैल 20 में आपका डेथ हो गया, अप्रैल 20 में डेथ हो गया, मगर अप्रैल का ईएल मिलेगा, यहां पर पूरा अप्रैल का ईएल मिलेगा, वही 2.5 ईएल क्रेडिट होगा अप्रैल का। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। डेथ केस में ओनली कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड मंथ मीन सपोज आपका, देखिए और एक एग्जांपल बता रहा हूं डेथ केस में, सपोज आपका February 8 में डेथ हो गया, ये तो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, मगर फिर भी February मंथ का आपको ईएल मिलेगा, February मंथ का ईएल मिलेगा, तो डेथ केस में मिलेगा क्योंकि यहां पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, ओनली कंप्लीटेड मंथ है। तो जिस मंथ का कोई मिडिल में डेथ हो जाता है तो उसी मंथ का ईएल क्रेडिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेथ केस में। ठीक है, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में क्या है, सपोज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया और कुछ पीरियड एब्सेंस के वजह से डाइज नॉन हो गया इन हाफ ईयर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया और आप एब्सेंट हो गए, डाइज नॉन हो गया, तो इस केस में क्या है ना, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट हाफ ईयर में सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आपका एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। सपोज यहां पर मार्च में आपका 10 डेज ईओएल हो गया और आपका अप्रैल में आप एब्सेंट रह गए, अनऑथराइज एब्सेंस, आप लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, आप लीव में रह गए, तो अप्रैल में 8 डेज हो गया डाइज नॉन, क्योंकि अनऑथराइज एब्सेंस को हम बोलते हैं डाइज नॉन। ठीक है, तो टोटल 18 हो गया ईओएल प्लस डाइज नॉन। तो जो नेक्स्ट जो है, जो जुलाई 1 में जो ईएल क्रेडिट होगा उसमें क्या होगा ना, जो 1/10 रिड्यूस हो जाएगा, तो 18 ईओएल 10 डेज और आपका डाइज नॉन 8 डेज, कितना हो गया 18 हो गया, तो 18 का 1/10 आप निकाल दीजिए, तो 1.8 मीन्स आप मान लीजिए इसको राउंड अप कर दीजिए, 0.5 से ज्यादा होगा, 0.5 और उससे ज्यादा होगा तो नेक्स्ट होल नंबर हो जाएगा, तो 1.8 मीन्स 2, तो ये नेक्स्ट जो जुलाई 1 में क्रेडिट होगा ओनली 13 ईएल क्रेडिट होगा, क्योंकि 1/10 ऑफ, याद रखिए 1/10 ऑफ ईओएल एंड डाइज नॉन दोनों मिलाकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव डाइज नॉन मिलाकर उसका 1/10 क्या होगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो ईएल क्रेडिट होगा उससे क्या होगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। एग्जांपल समझ में आया? तो मार्च में आप 10 डेज ईएल ले लिए, अप्रैल में आपका अनऑथराइज एब्सेंस हो गया 8 डेज डाइज नॉन हो गया, तो टोटल 18 डेज। तो अब जुलाई 1 जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो ईएल एडवांस में क्रेडिट होता है
15 EL, मगर इसमें क्या होगा ना, जो EOL प्लस डाइजनॉन कितना हो गया 18 डेज, उसका 1/10 निकाल दीजिए, 1.8 मीन्स उसको राउंड अप कर दीजिए, 2 हो गया। तो जुलाई 1 में आपका 13 EL क्या होगा, क्रेडिट होगा इंस्टेड ऑफ 15। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/10 इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है कि यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेते हो और अनऑथराइज एब्सेंस व डायजनॉन हो जाता है, तो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो EL क्रेडिट होगा तो उसका 1/10 ऑफ EOL प्लस डायजनॉन, ये पीरियड का 1/10 क्या होगा ना, जो नेक्स्ट हाफ में जो EL क्रेडिट होगा उससे रिड्यूस कर दिया जाएगा, और ये इसको राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है। और इसमें जो भी इसमें रिड्यूस होता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, इसको क्यों बोला, ये इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं। ये जरा नॉन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, सपोज आप पूरा 6 मंथ्स, सपोज जनवरी 1 टू जून 30 आप EOL में रह गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सपोज 180 डेज होता है, 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिए, तो उसका 1/10 निकालिए, 1/10 इंटू 180 डेज, ठीक है, कितना हो गया 18। मगर आपका मैक्सिमम नेक्स्ट हाफ में मैक्सिमम कितना EL क्रेडिट होता है 15, तो वही 15 EL पूरा रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो वही दिया है, इसलिए कि 1/10 पीरियड ऑफ सच लीव अंडर डायजनॉन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। यहां पर जैसे पूरा 6 महीने आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया, कि पूरा 6 महीना आप डायजनॉन अनऑथराइज एब्सेंस हो गए, तो 1/10 निकालिए, 6 मंथ्स मींस 180 डेज, तो 18 हो रहा है, मगर आपका नेक्स्ट हाफ में कितना EL क्रेडिट होगा एडवांस में 15, तो यहां पर मैक्सिमम 15 ओके EL को रिड्यूस कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट हाफ में आपको जो EL कोई भी EL क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। और याद रखिए फ्रैक्शंस जब आता है उसको नियरेस्ट डे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे 1.5 आ गया, ओके 1.6, 5 मोर देन दैट ये सब 2 हो जाएगा। सपोज 1.4 है वो 1 रहेगा, कि 1.3 है वो 1 रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 1.5 2 हो जाएगा, 1.6 जैसे 2 हो जाएगा, मगर 1.4 1 रहेगा, कि 1.3 1 रहेगा, तो जैसे आप राउंड ऑफ जानते हो, ठीक है। चलो अभी वैकेशन को आएंगे, ऑन रिलीफ फॉर पर्सन सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट। वैकेशन डिपार्टमेंट में आपका जो एडवांस EL क्रेडिट होता है जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 में 5 EL क्रेडिट होगा, और नेक्स्ट जो हाफ ईयर है जुलाई 1 में आपका 5 EL क्रेडिट होगा, तो टोटल कितना EL क्रेडिट होता है 10 EL, ठीक है। तो उसमें याद रखना है एडवांस में जनवरी 1 में 5 EL क्रेडिट होगा, जुलाई 1 में 5 EL क्रेडिट होगा। अच्छा एवरी मंथ कितना होता है, एवरी मंथ में आप रखिए 5/6 होता है मंथली, मंथली कितना EL क्रेडिट होता है 5/6, तो 6 मंथ्स में कितना होता है, यदि एवरी मंथ में 5/6 होता है, जैसे उसका क्या था 2.5 था, नॉन वैकेशन में 2.5 था, 2.5 EL क्रेडिटेड फॉर एवरी मंथ, बट हियर वैकेशन डिपार्टमेंट में पर मंथ कितना EL क्रेडिट होगा 5/6, ठीक है, और 6 मंथ्स में कितना होगा 5 EL होगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्लियर। तो 5/6 मीन्स आप पॉइंट में निकाल दीजिए, तो इट मीन्स 0.8 आ जाता है, तो इट मीन्स 1 हो जाएगा, सपोज 1 मंथ में हम राउंड ऑफ करेंगे तो, मगर 6 मंथ्स में आपका कितना EL क्रेडिट होगा, 1 मंथ में 5/6 होगा, 6 मंथ्स में कितना होगा 5 होगा, मगर ऐसे ओनली 1 मंथ को देखेंगे, ओनली 1 मंथ। सपोज आप जैसे ज्वाइन किया, आप सपोज जून 1 में ज्वाइन किया, ठीक है, तो एक सपोज इस केस में क्या होगा 5/6 ओनली जून मंथ का 5/6 मीन्स कितना है ना 0.8, तो 1 EL फर्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा आप वैकेशन में काम किया, यदि आप वैकेशन में काम करते हो
तो उसमें आपको एडिशनल ईएल मिलेगा। तो एडिशनल ईएल कैसे मिलेगा? तो वो दिया है प्रॉपर्शन ऑफ 20 डेज। प्रॉपर्शन ऑफ 20 डेज क्यों दिया है उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नॉर्मली आपको कैलेंडर ईयर में 10 ईएल मिलता है। बाकी आपको यदि आप वैकेशन पीरियड में काम करते हो तो वैकेशन पीरियड में आप पूरा पूरा वैकेशन को काम करोगे तो 20 ईएल मिलेगा। फुल वैकेशन, ओके, फुल में लिख दिया यहां पर, फुल वैकेशन आप वर्क करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? 20 ईएल मिलेगा। तो मैक्सिमम 30 ईएल होता है ईयरली, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ईएल तो ऐसे 10 ईएल मिलता है एवरी हाफ ईयर में, ओके, जो वैकेशन डिपार्टमेंट है जनवरी 1 जुलाई 1। और यहां पर यदि आप पूरा वैकेशन काम करोगे तो तब आपको पूरा फुल वैकेशन वर्क के लिए 20 ईएल, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका प्रोपोर्शनेट में मिलता है, प्रोपोर्शनेट ऑफ 20 डेज के हिसाब से। मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इट मींस पूरा वैकेशन काम करोगे तो 20 ईएल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो दोनों को मिला दो, नॉर्मली आपको 10 ईएल कैलेंडर ईयर में मिलता है, और बाकी आप पूरा वैकेशन को काम करोगे तो 20 ईएल होगा। तो पूरा ईयर में 30 ईएल से ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए अभी मजा बात है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन सवाल आता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज पूरा वैकेशन 60 डेज है, आप वैकेशन नॉट टेकन, वैकेशन नॉट टेकन 10 डेज, इट मीन्स ये वर्क किया आप। वैकेशन नॉट टेकन मीन्स आप काम किया, वर्क किया 10 डेज। वैकेशन टेकन 50 डेज, वैकेशन नॉट टेकन 10 डेज। वैकेशन नॉट टेकन मीन्स आप काम किया, वर्क किया। तो कितना ईएल, ये जो 10 डेज वैकेशन में आप काम किया तो कितना एडिशनल ईएल क्रेडिट होगा? तो उसमें एक फॉर्मूला है कि वैकेशन नॉट टेकन ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, वैकेशन नॉट टेकन कितना दिन आप काम किया डिवाइडेड बाय टोटल वैकेशन इनटू 20। आप देख लीजिए 23 3.3 हो रहा है, 3.3 मींस आपका कितना ईएल क्रेडिट होगा? राउंड अप करके 3 ईएल क्रेडिट होगा। यदि आप वैकेशन में, ये जो एग्जांपल में, यदि आप वैकेशन में 10 डेज काम किया, आपको 60 डेज वैकेशन मिलता है, आप 10 डेज काम किया, 50 डेज वैकेशन आप लिया, मगर आप 10 डेज काम किया तो फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ डेज वर्क इन वैकेशन पीरियड, कितना दिन काम किया। तो वैकेशन नॉट टेकन आप बोलिए फॉर्मूला, वैकेशन नॉट टेकन, कितना दिन आप वैकेशन नहीं लिया, तो इट मींस हाउ मेनी डेज यू वर्क इन द वैकेशन डिवाइड बाय टोटल वैकेशन इनटू 20, इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। क्लियर? और इसमें देखिए मैं अभी बताया था आपको नॉर्मली कैलेंडर ईयर में 10 ईएल मिलता है, बाकी आप पूरा वैकेशन काम करते हो, पूरा फुल वैकेशन आप काम करोगे तो कितना ईएल होगा क्रेडिट होगा? 20 ईएल। तो इट मींस पूरा कैलेंडर ईयर में 30 ईएल से ज्यादा नहीं होगा। इसका एग्जांपल दिया है, टोटल वैकेशन 60 डेज, आप पूरा काम किया, वैकेशन टेकन 0 डेज, आप वैकेशन नहीं लिया, पूरा वैकेशन काम किया, यू रेंडर योर सर्विस इन होल वैकेशन। तो वैकेशन नॉट टेकन 60 डेज, अच्छा वैकेशन नॉट टेकन मींस पूरा 60 डेज आप काम किया। तो फॉर्मूला आप आइए, तो फॉर्मूला में क्या था ना, वैकेशन नॉट टेकन माने इट मींस हाउ मेनी डेज यू वर्क इन द वैकेशन, पूरा फुल वैकेशन यू वर्क डिवाइड बाय टोटल वैकेशन इनटू 20। तो इस केस में कितना हुआ? 20 ईएल। समझ में आया? तो ये थोड़ा आपको देखिए, और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका यहां पर लिख दिया वैकेशन है आपका 90 डेज, ओके, वैकेशन नॉट टेकन, मैं यहां पर लिख दिया वैकेशन नॉट टेकन, इट मींस आप काम किया, वैकेशन नॉट टेकन सपोज में कर दिया 30 डेज। तो ये जो आप वैकेशन नहीं लिया 30 डेज, तो कितना एडिशनल ईएल क्रेडिट होगा ना, फॉर्मूला इज वैकेशन नॉट टेकन, इट मींस वर्क इन द वैकेशन, नंबर ऑफ डेज वर्क इन द वैकेशन डिवाइड बाय टोटल वैकेशन इनटू 20। 33 जहां तो 20/3 6.6 हो रहा है, तो 7 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो इतना ईएल आपका एडिशनल ईएल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो ऊपर में वैकेशन नॉट टेकन, इट मींस हाउ मेनी डेज यू वर्क इन द वैकेशन डिवाइड बाय टोटल वैकेशन इनटू 20, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट 20 में कैलकुलेट होता है। ठीक है? और इसमें दे दिया इफ एनी ईयर द गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अवेल एनी वैकेशन ऑन लीव विल बी एज पर रूल 26। अच्छा यहां पर दे दिया कि मैक्सिमम पीरियड, अच्छा ईएल वैकेशन के साथ कंबाइन होगा,
ईएल वैकेशन के साथ कंबाइन होगा, मगर जो कंबाइन होगा वो मैक्सिमम 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईएल, आप याद रखिए, ईएल प्लस वैकेशन, ओके, शुड नॉट एक्सीड 180 डेज, शुड नॉट एक्सीड 180 डेज। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो आप, इट मींस वैकेशन के साथ ईएल क्रेडिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वैकेशन ईएल दोनों मिलाकर 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रूल आप जानते हो, जो रूल 26 में क्लियरली मेंशन है कि एक स्ट्रेच में आप जो ईएल लोगे वो 180 डेज। तो इसमें आपको याद रखना है कि वैकेशन के साथ ईएल कंबाइन होगा, नो प्रॉब्लम, मगर ये कभी भी 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा, 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कब 100, सपोज यहां पर मैं कर दिया कि वैकेशन प्लस ईएल ये ग्रेटर देन 180 डेज होगा मेडिकल केस में, मेडिकल केस में होगा, और मेडिकल केस में हो सकता है, और वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, और वहां पर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, ठीक है। मगर याद रखना है वैकेशन के साथ ईएल कंबाइन होगा, मगर दोनों मिलाकर 180 डेज से ज्यादा नहीं होगा, और कब होगा, मेडिकल केस में होगा, और लीव अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। और बाकी जो नेक्स्ट है वेरी बहुत कॉमन है, द ऑन लीव अंडर दिस रूल एट द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द क्लोज ऑफ द प्रीवियस हाफ ईयर। सपोज देखिए, सपोज हम देखेंगे कि जनवरी 1, सपोज इसमें देखिए आपका, हम देखेंगे जून 30 में मेरा 50 ईएल है, क्रेडिट है, बैलेंस है। अभी जुलाई 1 में मुझे फिर 15 ईएल क्रेडिट हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 65 ईएल हो जाएगा मेरा बैलेंस, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में जो भी ईएल, ठीक है, बैलेंस है, वो नेक्स्ट हाफ को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। मगर ये कैरी फॉरवर्ड होने के बाद मैं बोला था, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, इसमें जैसे जून 30 में मेरा 295 ईएल है, तो फिर जुलाई 1 में कितना क्रेडिट होगा, 15 ईएल क्रेडिट होगा, मगर इसको हम कैसे रखेंगे ना, 300 प्लस 10 रखेंगे, इससे लीव अकाउंट में मेंशन होगा। तो ये जो 10 ईएल है, ठीक है, इसको सेपरेट रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 300 होता है ईएल एक्युमुलेट होता है, 295 था, अभी 15 ईएल जुलाई 1 में क्रेडिट होगा, तो सेपरेटली 10 ईएल रखेंगे, मगर ये 10 ईएल को आप सेकेंड हाफ जुलाई 1 टू दिसंबर 31 के अंदर उसको कंज्यूम करना है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। जो मैं राउंड कर रहा हूं उसको जुलाई 1 टू, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जुलाई 1 टू दिसंबर 31 के अंदर उसको स्पेंड कंज्यूम करना है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। तो सभी समय हमारा कितना ईएल अक्यूमुलेट होता है, 300 ईएल, ठीक है। चलो अभी मैं बोला था 31 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अर्न्ड लीव। अर्न लीव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 4 ऑप्शंस, लीव ग्रांटेड विदाउट पे, लीव अक्यूमुलेटेड बेस्ड ऑन सर्विस ड्यूरेशन, लीव टेकन विदाउट प्रायर अप्रूवल, लीव प्रोवाइडेड ओनली इन इमरजेंसीज। तो उसमें देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लीव अक्यूमुलेटेड बेस्ड ऑन सर्विस ड्यूरेशन। जैसे एवरी हाफ ईयर में ना 15 ईएल ऐसे क्रेडिट होता है, और वो कैरी फॉरवर्ड होता है, और आपका कितना अक्यूमुलेशन होगा, मैक्सिमम ईएल 300, ठीक है। तो लीव अक्यूमुलेटेड बेस्ड ऑन सर्विस ड्यूरेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ इज अर्न्ड लीव जनरली accrued in government organizations, monthly accumulation based on service duration, given in a lump sum at the start of employment based on employee request, only granted after 5 year service। मंथली accumulation जैसे मैं बताया था कि एवरी 2.5 ईएल मंथली क्रेडिट होता है नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में, ये नॉन वैकेशन है एनवी, और 5/6 ईएल, ओके, क्रेडिट होता है मंथली, क्रेडिट होता है मंथली, ये क्या है, वैकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मंथली अक्यूमुलेशन बेस्ड ऑन सर्विस ड्यूरेशन, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्न लीव डेज दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? मैं अभी बताया था मैक्सिमम ईएल कितना होगा, 300 डेज। जो एक्यूमुलेशन होगा मैक्सिमम ईएल, ठीक है, वो कितना होगा, 300 डेज। मगर उसमें मैं बताया था आपको, सपोज जैसे दिसंबर 31 में आपका 298 ईएल है और जनवरी 1 में 15 ईएल क्रेडिट होगा, तो उसको हम कैसे सेपरेट करके रखेंगे ना, 300 कैसे सेपरेट कर रखेंगे, 300 प्लस ओके 13, ठीक है, ऐसे लीव अकाउंट में मेंशन होकर रहेगा। तो ये जो 13 है ये सेपरेट जो ईएल है उसको हम जनवरी 1 टू जून 30 के अंदर उसको कंज्यूम करेंगे, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। ऐसे सेपरेट करके रखेंगे, ठीक है, जनवरी 1 टू जून 30 के अंदर ये जो सेपरेट है उसको हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। मगर मैक्सिमम ईएल एक्यूमुलेट होता है 300 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन अर्न लीव बी एनकैश्ड अंडर सीसीएस लीव रूल्स 1972? इसमें बता रहा हूं एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन में एनकैश होता है, चाहे आप अकेला एलटीसी में जा रहे हो कि आपका फैमिली मेंबर्स, आइदर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर, कोई एक को, ओके। एलटीसी केस में मैक्सिमम कितना ईएल एनकैश होगा, 10 ईएल एनकैश होगा। मगर ये जो 10 ईएल एनकैश होगा जो बेसिक पे प्लस डीए के हिसाब से एनकैश होगा, आपको पैसा मिलेगा बेसिक पे 10 डेज का, बेसिक पे प्लस डीए, ऐसे आपको एनकैशमेंट मीन्स आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और मगर आपका ये मैक्सिमम ये वन टाइम में 10 मैक्सिमम 10 ईएल आइदर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स, कोई एक को। सेपरेटली आप एलटीसी ले रहे हो तो सेपरेटली आपको ये मैक्सिमम 10 ईएल इनकैश नहीं होगा, कोई एक को, ओके। 2 इयर्स में होम टाउन, 2 इयर्स में ऑल इंडिया, ठीक है। तो जब आप 10 ईएल इनकैश करोगे, ठीक है, वो बेसिक पे प्लस डीए के ऊपर होगा, मगर बैलेंस कितना होना चाहिए, 30 ईएल होना चाहिए आपका खाते में बैलेंस। इसको इनकैश करने के बाद ओके माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना रहना चाहिए, 30 ईएल। और ऐसे हम टोटल कैरियर में 60 ईएल हम इनकैश कर सकते हैं एलटीसी में, ठीक है। और बाकी आप रिटायर्ड टाइम में, जो रिटायरमेंट टाइम में 300 ईएल को आप इनकैश कर सकते हो, ठीक है। तो वो वही दिया है, वो क्वेश्चन दिया कैन अर्न लीव बी एनकैश्ड। यहां पर जो क्वेश्चन दे दिया कैन अर्न लीव बी एनकैश्ड अंडर सीसीएस लीव रूल्स 1972, तो यहां पर ऑप्शन सी एस, बोथ ड्यूरिंग सर्विस एंड एट रिटर्न। ड्यूरिंग सर्विस मीन्स एलटीसी और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो सर्विस, ड्यूरिंग सर्विस मीन्स में एलटीसी के ऊपर बताया, और रिटायरमेंट में जानते हो मैक्सिमम 300 ईएल को आप इनकैश कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। व्हाट हैपेंस इफ एन एम्प्लॉई डज नॉट यूज देयर अर्न्ड लीव विथ इन ए गिवन पीरियड? यदि आप गिवन पीरियड में अर्न्ड लीव यूज नहीं किए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपको अभी जून 30 में आपका सपोज 15 ईएल है, ठीक है। फिर जुलाई 1 में आपका कितना ईएल क्रेडिट होगा, 15 ईएल क्रेडिट होगा, तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 30 ईएल हो जाएगा। तो इसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इट इज कैरी फॉरवर्ड, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कैन अर्न्ड लीव बी कंबाइंड विथ अदर टाइप ऑफ लीव? यस, ओनली कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, देखिए ये नहीं होगा, ईएल प्लस सीएल ये नहीं होगा, बाकी ईएल अदर, क्योंकि सीएल एक लीव नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव में सीएल को एक लीव नहीं माना जाता है, तो इसलिए अर्न लीव आप याद रखना है, अर्न लीव कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, अदर लीव के साथ कंबाइन होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस इट कैन बी कंबाइंड विथ अदर लीव्स, ठीक है। 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इज अर्न्ड लीव ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज ऑन प्रोबेशन? अच्छा,
प्रोबेशन ऐसा नहीं, आपको 1 ईयर कंप्लीट करना है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जाकर आपका ईएल क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे आप जनवरी 1 में ज्वाइन किया, जनवरी 1 2025 में ज्वाइन किया, तो आपका 1 ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर 31 में, दिसंबर 31 2025 में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो जनवरी 1 2026 में आपका ईएल क्रेडिट होगा। यानी जनवरी 1 2026 में तो 15 मिलेगा, प्लस बाकी जो प्रीवियस ईयर, जो फर्स्ट ईयर था उसमें भी उसका जो प्रीवियस ईयर का वो भी मिलेगा, मगर आपको पूरा मिलाकर 1 ईयर के बाद ही आपका ईएल क्रेडिट होगा, आपका सर्विस बुक में एंट्री होगा। तो ये नहीं है कि पास जो आप जो जनवरी 1 टू दिसंबर 31 काम किए उसका ईएल क्रेडिट होगा, मगर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, जैसे मेरा एग्जांपल में आप ज्वाइन किए जनवरी 1 2025, तो आपका पूरा 1 ईयर कंप्लीट होगा दिसंबर 31 2025, तो उसी पीरियड का ईएल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, मगर आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली इफ द एम्प्लॉय कंप्लीट्स 1 ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। व्हाट इज द यूजुअल रेट ऑफ ऑन लीव अक्रूवल अंडर सीसीएस लीव रूल्स 1972? जैसे मैं बताया था, जो यदि यहां पर तो ऑप्शन नहीं दिया वैकेशन, तो नॉन वैकेशनल के लिए 2.5 बट 2.5 डेज पर मंथ। यदि यहां पर मेंशन होता ये ओनली नॉन वैकेशन, नॉन वैकेशन, मगर वैकेशन के लिए 5/6 मंथली। ठीक है, ये वैकेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर तो कोई नहीं पूछा है, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो एवरी मंथ में ईएल क्रेडिट होगा 2.5 डेज पर मंथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। कैन अर्न लीव बी रिफ्यूज्ड बाय एन एम्प्लॉयर? देखिए, एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर सकता है कोई भी लीव को एक्सीजेंसी सिचुएशन में। आपका ईएल अप्रूव हो चुका है, मगर अभी कोई एक्सीजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो उस केस में एम्प्लॉयर उसको रिवोक कर सकता है, वो ईएल को कैंसिल कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। तो अभी एक्सीजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो रिफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एस, इफ वर्क एक्सीजेंसीज डू नॉट अलाउ लीव। मैं मेरा प्रीवियस पार्ट में बोला था यही सुपर एमसीक्यू में कि कोई भी लीव को लीव अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है एक्सीजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम ईएल दैट कैन बी टेकन एट वन टाइम? वन स्ट्रेच में आप 180 डेज। ओके, मैक्सिमम 180 डेज वन स्ट्रेच में आप ईएल ले सकते हो, और मेडिकल केस में बियॉन्ड जाएगा, मेडिकल केस में, मगर लीव अथॉरिटी का परमिशन लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन एम्प्लॉई रिटायर्स हाउ इज ऑन लीव एनकैशमेंट? तो आप जानते हो कि रिटायरमेंट टाइम में आपका दोनों मिलाकर ईएल एचपीएल ये दोनों मिलाकर 300 ये इनकैश होगा। सपोज आपका ईएल 240 है और एचपीएल सपोज आपका 100 है, तो 240 ईएल पूरा लीव सैलरी जैसा मिलता है मिलेगा, और एचपीएल 60 300, तो दोनों मिलाकर 300 इनकैश होगा। तो 240 में आपका लीव सैलरी पूरा मिलेगा, एचपीएल में हाफ मिलेगा, तो 240 यहां पर और एचपीएल 60 होकर ऐसे 300 होगा। तो 240 डेज का पूरा लीव सैलरी मिलेगा, और ये जो 60 है उसका हाफ मिलेगा, हाफ लीव सैलरी मिलेगा, ऐसे दोनों मिलाकर 300। नहीं तो ओनली ईएल आपका, सपोज ओनली ईएल आप मैक्सिमम 300 ईएल इनकैश कर सकते हो। ठीक है, और उसमें जो कैलकुलेट होगा वो बेसिक, लास्ट जब रिटायर कर रहे हो बेसिक पे प्लस डीए, इसके हिसाब से 300 ईएल इट मींस पूरा लीव सैलरी के हिसाब से मिलेगा। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इसका जो कैलकुलेट होगा दोनों बेसिक पे प्लस
डीए, ये दोनों के हिसाब से इनकैशमेंट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। व्हाट हैपेंस टू ऑन लीव इफ एन एम्प्लॉय रिजाइन्स बिफोर रिटायरमेंट। अच्छा, आप रेजिग्नेशन दे दिया, मैं बताया था जब रेजिग्नेशन दे देते हो तो जितना ईएल है उसका 50%, ओके 50% ईएल इनकैश होगा, 50% ईएल इनकैश होगा। इसमें याद रखिए जो एचपीएल है वो इनकैश नहीं होगा, एचपीएल इनकैश नहीं होगा, ओनली जितना ईएल है उसका 50%। और मैक्सिमम कितना ईएल इनकैश होगा, मैक्सिमम ईएल इनकैश होगा कितना 150, क्योंकि आपका एक्चुअली नॉर्मली रिटायरमेंट टाइम में कितना ईएल इनकैश होता है 300। तो यहां पर क्या है, रेजिग्नेशन केस में 50% ईएल इनकैश होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा 150। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। इफ एन एम्प्लॉय डाइज व्हाइल इन सर्विस व्हाट हैपेंस टू देयर ऑन लीव बैलेंस। तो मैं बताया था जिस मंथ में सपोज आप सपोज सितंबर 10 में डेथ हो गया तो सितंबर मंथ का ईएल मिलेगा 2.5 ईएल क्रेडिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें जो भी आपका बैलेंस है आपका नॉमिनी जो है उसको मिलेगा, नॉमिनी नहीं है तो लीगल हायर को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज एनकैश्ड एंड गिवन टू द नॉमिनी और लीगल हायर। और कितना ना, मैक्सिमम 300, सपोज 3 ईएल और एचपीएल दोनों मिलाकर 300 ही इनकैशमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, और ओनली 300 ईएल है तो 300 ईएल इनकैश होगा। यदि आपका सपोज ईएल है सपोज 210 है और एचपीएल है सपोज 200 है, तो कैसे ना 210 ईएल इनकैश होगा और बाकी 90 एचपीएल होगा, बाकी 90 एचपीएल होगा। एचपीएल केस में हाफ लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 300 एक्चुअली एनकैशमेंट होगा। ठीक है, तो बाकी उसको किसको दे दिया जाएगा, नॉमिनी और लीगल हेयर को दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। इफ एन एम्प्लॉई इज ऑन लीव एंड ए पब्लिक हॉलीडे फॉल्स विद इन द लीव पीरियड व्हाट हैपेंस। वो पब्लिक हॉलीडे वो लीव में काउंट हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल में देता हूं, आपका ईएल स्टार्ट हो गया, सपोज आप ईएल ले लिए जून 5 टू, ठीक है, जून सपोज 14, कितना ये ईएल लिए 10 ईएल आप ले लिए, उसमें एक डेट आ गया मिडिल में, सपोज जून 7 आ गया, ये हॉलीडे आ गया, ये हॉलीडे क्या होगा, पब्लिक हॉलीडे आ गया, ये क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली लीव में काउंट हो जाएगा। मगर जैसे जो प्रीफिक्स सफिक्स है उसके ऊपर मैं बता चुका हूं, प्रीफिक्स सफिक्स है कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज यहां पर जून 4 है, जून 4 हॉलीडे है तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा, जैसे जून 15 है वो सफिक्स हो जाएगा। मगर इसका मिडिल में कोई इंटरवेन पीरियड में आ जाता है, जैसे जून 5 टू जून 14 आप ईएल लिया 10 ईएल, मगर जून 7 हॉलीडे आ रहा है तो ये जून 7 क्या होगा, वो ईएल में काउंट हो जाएगा। तो इसमें देखिए द पब्लिक हॉलीडे इज काउंटेड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द पब्लिक हॉलीडे इज काउंटेड एज अर्न लीव। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, कैन अर्न लीव बी रिवोक्ड आफ्टर अप्रूवल। हाँ, रिवोक हो सकता है, एक्सीजेंसी टाइम में आपका अप्रूवल हो चुका है ईएल, मगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो लीव अथॉरिटी उसको रिवोक कर सकता है, ओके, उसको कैंसिल कर सकता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एस इफ द एम्प्लॉयर हैज वैलिड रीजन सच एज वर्क एक्सीजेंसीज। इमरजेंसी केस में आपका जो अप्रूवल है ईएल उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कैन अर्न्ड लीव बी टेकन ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन पीरियड में आपको कोई भी लीव आप अवेल नहीं कर सकते, कोई भी लीव आप अवेल नहीं कर सकते। तो ईएल कैसे अवेल करोगे, तो सस्पेंशन पीरियड में नो, ईएल आप अवेल नहीं कर सकते। यहां पर क्लियरली दे दिया अर्न लीव कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग सस्पेंशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 को चलेंगे। हाउ मेनी टाइम्स कैन एन एम्प्लॉय एनकैश ऑन लीव व्हाइल इन सर्विस। सर्विस में एलटीसी, तो एलटीसी एक
ब्लॉक होता है, जैसे एलटीसी ब्लॉक अभी था 2022-23, ये एक 2 ईयर पीरियड था, और 24-25 ये एक पीरियड था। ये जो ब्लॉक 4 ईयर्स होता है, तो उसको स्प्लिट कर दीजिए, 22-23, 24-24, 2 ईयर्स। तो इसमें सपोज आप होम टाउन लिया, उसमें आप ऑल इंडिया लोगे, ठीक है। तो एवरी 2 ईयर्स में आप मैक्सिमम 10 ईएल इनकैश कर सकते हो एलटीसी केस में। आइदर कंसर्न एम्प्लॉय लेगा, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर्स, आइदर और, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना ईएल इनकैश होता है? 10 ईएल इनकैश होगा, और मैक्सिमम 10 ईएल का आपको पैसा मिल जाएगा, बेसिक पे प्लस डीए इसके हिसाब से, ठीक है। और मगर ये जो 10 ईएल आप इनकैश करोगे, बैलेंस कितना ईएल होना चाहिए? 30 बैलेंस होना चाहिए, 30 ईएल आपका खाते में, ये डेबिट होने के बाद 30 बैलेंस होना चाहिए। और पूरा एंटायर कैरियर में ऐसे 60 ईएल आप इनकैश कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एवरी 2 ईयर ब्लॉक में, क्योंकि एक होम टाउन, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, तो 2 ईयर ब्लॉक में होम टाउन, नेक्स्ट 2 ईयर ब्लॉक में ऑल इंडिया। तो आइदर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स, कोई एक, ओके, ईएल इनकैश करके एलटीसी में जा सकता है। तो कितना एक टाइम में जो ईएल इनकैश होगा, कितना? मैक्सिमम 10 ईएल। तो यहां पर ऑप्शन आपको आंसर मिल गया, वंस एवरी 2 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18, क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड, व्हाट हैपेंस टू देयर अर्न लीव बैलेंस? यदि, आप याद रखिए, यदि टर्मिनेट हो जाते हो, जो भी ईएल क्रेडिट है वो इनकैश नहीं होगा। जो सपोज आपका टर्मिनेशन टाइम में, जब टर्मिनेट आप हो गए, आपका ईएल 200 ईएल था, मगर नो एनकैशमेंट, टर्मिनेशन पीरियड में नो एनकैशमेंट। रिमूवल डिसमिसल केस में, सपोज मेजर पेनल्टी लगा, आपको रिमूव कर दिया गया, आपको डिसमिस कर दिया गया, उस केस में भी जो भी ईएल आपका क्रेडिट है वो नो एनकैशमेंट। तो ऑप्शन ए, नॉट एंटाइटल फॉर लीव एनकैशमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ एन एम्प्लॉय takes on leave and joins another job during the leave period, what can the employer do? आप अभी ऑन लीव में हैं और एक जॉब में आप जाकर काम किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट है, जो सुपरएनुएशन जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनको जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन वो 300 ईएल एलपीआर, 300 ईएल लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में जा सकते हैं। और इस केस में यदि वो बाहर जॉब करेंगे, वो गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। यदि गवर्नमेंट परमिशन दिया, जाकर वो अदर डिपार्टमेंट में इसी पीरियड में काम कर सकते हैं, और इसमें आज यूजुअल उनको लीव सैलरी मिलेगा, और वहां पर जो काम करेंगे, गवर्नमेंट परमिशन दिया, वो जाकर काम करेंगे। मगर अदरवाइज इसी केस में मिलता है, जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन जो 300 ईएल आप लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट, इसी केस में नॉर्मली गवर्नमेंट आप अप्रोच करोगे गवर्नमेंट को, तो वहां पर गवर्नमेंट परमिशन से, प्रायर अप्रूवल से आप जाकर अदर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज यूजुअल आपको लीव सैलरी मिलेगा, और वो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हो उसमें जो सैलरी मिलेगा। मगर नॉर्मली अदर केस में आप ईएल में हो, आप अदर किस जगह में काम करोगे, ठीक है, वहां पर तो गवर्नमेंट ऐसे अप्रूवल नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्मली गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं करता है, और बिना परमिशन से आप जाकर काम किया, आपका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, टर्मिनेट द एम्प्लॉय फॉर डुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन दे दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, दे दिया इनकरेक्ट अबाउट ऑन लीव। ऑन लीव में बी टेकन एट ए टाइम अप टू 300 डेज आज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, ये ठीक है। जो बिफोर सुपरएनुएशन आप 300 डेज ईएल आप लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के आकार में ले सकते हो। नेक्स्ट वन, ऑन लीव एक्सीडिंग 180 days but not exceeding 300 days at a time may be granted to group A officers if at least the quantum of leave equal to or more than 120 days is spent outside India, Bangladesh, भूटान, श्रीलंका। इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं। जैसे ग्रुप ए ऑफिसर हो, ग्रुप बी हो, कुछ पार्ट ऑफ द ईएल आप इंडिया में स्पेंड करोगे,
और कुछ पार्ट ऑफ द ईएल आप आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड मींस बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा। तो इसमें याद रखना है जो इंडिया में आप स्पेंड करोगे वो मैक्सिमम 180 डेज, क्योंकि इंडिया में इन ए स्ट्रेच 180 डेज ईएल मैक्सिमम एक स्ट्रेच में लिया जाता है। तो यदि पार्ट पार्ट में होगा इंडिया में मैक्सिमम 180 डेज, ठीक है। और एटलीस्ट मिनिमम जो क्वांटम ऑफ जो ऑन लीव है वो आप कहां पर कर सकते हो, यूज कर सकते हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो वही दे दिया, इफ एटलीस्ट द क्वांटम ऑफ लीव इक्वल टू और मोर देन मिनिमम 120 डेज। यदि आप इंडिया में 180 ईएल आप स्पेंड किया तो अदर आउटसाइड में कितना करोगे, आउटसाइड में 100, तो ये मिनिमम है। ओके, इफ एटलीस्ट क्वांटम ऑफ लीव इक्वल टू और मोर देन 120 डेज, ये दिया है। इफ एटलीस्ट द क्वांटम ऑफ लीव इक्वल टू और मोर देन 120 डेज स्पेंड आउटसाइड इंडिया, बांग्लादेश, ये भी करेक्ट है। ओके, तो इंडिया में यदि इंडिया में तो मैक्सिमम 180 ईएल आप यूज कर सकते हो, तो उसमें आउटसाइड में कितना होगा 120, तो ये एटलीस्ट हो गया। और मोर देन 120 डेज, सपोज इंडिया में आप 170, इंडिया में सपोज आप 170 इंडिया में आप यूज किया, तो बाकी 130 ईएल कहां पर स्पेंड करोगे, आउटसाइड इंडिया। मगर इसमें दे दिया कि एटलीस्ट आपका जो आउटसाइड में होगा 120 ईएल होगा। तो ग्रुप ए ग्रुप 1 ऑफिसर की ग्रुप 2 ऑफिसर, तो इसमें फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। वही दे दिया ग्रुप बी ऑफिसर्स, ऑन लीव एक्सीडिंग 180 days but not exceeding 300 days at a time may be granted to group B officers if at least the quantum of leave equal to or more than 120 days is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Burma, ये भी ठीक है। और बाकी on leave exceeding 180 days but not exceeding 300 days at a time may be granted to group A officers if at least the quantum of leave more than 180 days is spent outside India। ओके, at least नहीं है, मिनिमम नहीं है। मिनिमम आपको आउटसाइड में 100, सपोज इंडिया में आप सपोज 180 ईएल स्पेंड किया, तो आउटसाइड में कितना करोगे, आउटसाइड में ये इससे तो ज्यादा नहीं होगा इंडिया में, और जो बाकी ईएल है आप आउटसाइड में करोगे तो ये एटलीस्ट हो जाएगा 120। मगर यहां पर दे दिया एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट द क्वांटम ऑफ लीव मोर देन 180 डेज, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। Question number 21. A government servant with an EL balance of 296 as of 2nd July 2024 has joined a new station on transfer on 4th July 2024 without availing of the joining time fully as ordered by department. Eligible joining time 10 days है, मगर आप पूरा joining time avail नहीं किया। He availed only 2 days, only joining time 2 days आप avail किया, तो व्हाट वुड बी द ईएल बैलेंस एज ऑफ 4th जुलाई। देखिए आपका ईएल ऑलरेडी बैलेंस है 296 है, आप जेटी ज्वाइनिंग टाइम कितना है 10 डेज आपको मिला, मगर आप अवेल कितना किया, अवेल आप ओनली 2 डेज किया। तो अभी बाकी जो ज्वाइनिंग टाइम है नॉन अवेल्ड कितना किया, कितना ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल नहीं किया, 8 है, तो ये 8 डेज क्या होगा, ईएल में क्रेडिट होगा। मगर ज्वाइनिंग ये दोनों मिलाकर याद रखिए, ईएल प्लस जो नॉन अवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम, ये जो नॉन अवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम ये 300 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बाकी 296 तो है, और नॉन अवेल्ड कितना हुआ 8 हुआ, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके यहां पर कितना होगा 300, और जो 4 डेज ज्वाइनिंग टाइम लैप्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 300 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉन अवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है वो ऑटोमेटिकली ईएल में क्रेडिट होगा, मगर ईएल में क्रेडिट होने के बाद मैक्सिमम कितना रहेगा 300 ईएल रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन रेजिग्नेशन, रिजाइन दे दिया आप जॉब से, बैलेंस आपका 260 है, एचपीएल बैलेंस 450 है, विल बी पेड कैश इक्विवेलेंट, तो आपको इनकैशमेंट कैसे मिलेगा, तो मैं बताया था 50% ईएल, एचपीएल नहीं है, जितना एचपीएल है वो सब क्या होगा लैप्स हो जाएगा। तो 50% ईएल, यहां पर ईएल 260 है, तो उसका 50% 130 ईएल आपका इनकैशमेंट होगा, और एचपीएल 0 होगा। एचपीएल रेजिग्नेशन केस में एचपीएल लैप्स हो जाता है, कोई भी एचपीएल को इनकैश नहीं किया जाता है,
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली 50 जितना ईएल है बैलेंस में उसका 50% ईएल इनकैश होगा, एचपीएल 0। एचपीएल यहां पर 450 एचपीएल है मगर वो सब लैप्स हो जाएगा, उसके लिए इनकैशमेंट नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 देखेंगे, यहां पर दे दिया टोटल वैकेशन 90 डेज। इफ एन एम्प्लॉय टेक वैकेशन, वैकेशन आप ले लिया 20 डेज, तो ओनली वैकेशन 20 डेज, 70 डेज आप काम किया, वैकेशन में 70 डेज आप काम किया, जो 70 डेज आप काम किया तो उसके लिए कितना ईएल आपका क्रेडिट होगा। तो यहां पर देखिए टोटल वैकेशन है 90 डेज, इफ एन टेक्स वैकेशन, तो यहां पर आप जो वैकेशन लिया 20 डेज। अच्छा, नॉन वैकेशन कितना हो गया 70, तो इट मीन 70 आप वर्क किया, ठीक है। तो ये जो 70 जो वैकेशन डेज में आप काम किया उसके लिए कितना ईएल क्रेडिट होगा, तो एक फॉर्मूला में बताया था। तो वैकेशन में जितना दिन काम किया डिवाइडेड बाय क्या बोला था, टोटल वैकेशन इंटू 20, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा अराउंड 15.8 से 55 आएगा, तो 16 होगा। तो आप फॉर्मूला में बताया था कि जितना दिन वैकेशन में जितना दिन काम किया, वैकेशन नॉट टेकन यहां पर 70, क्योंकि वैकेशन टेकन 20, आप ओनली वैकेशन कंज्यूम किया 20, तो वैकेशन नॉट टेकन मींस वर्क किया आप 70 डिवाइड बाय टोटल वैकेशन इंटू 20, इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपका जो एडिशनल ईएल क्रेडिट होगा कितना होगा 15.55, उसको मैं राउंड ऑफ कर दिया 16। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24 चलेंगे, an employee is going to retire on 31st August with an EL credit of 260, तो 30 जून में, अच्छा 30 जून में कितना EL क्रेडिट है, EL है 260। What is the EL accumulated as on the date of his retirement provided he avails no leave। अच्छा, इसमें कितना EL जब उसका रिटायर टाइम है 31 अगस्त, तो नेक्स्ट जुलाई अगस्त कितना हो जाएगा 2.5 डेज, क्योंकि एवरी मंथ में कितना दिन, एवरी मंथ में कितना ईएल क्रेडिट होता है 2.5, तो 5 डेज। तो जब वो 31 अगस्त में रिटायर्ड होगा तो उसका कितना ईएल क्रेडिट होगा 265 डेज, ठीक है 265 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 को चलो, what would be the EL credit afforded on 1/7/2024 if the employee avails 10 days EOL extraordinary leave from month of February में ले लिया 10 days EOL, 8 days डाइज नॉन ले लिया, तो नेक्स्ट हाफ ईयर में कितना EL क्रेडिट होगा। तो यहां पर या देखिए जो EOL और डाइज नॉन दोनों मिलाकर 18 डेज हो गया, ठीक है। तो ये 1/10 इसका निकाल दीजिए, 1.2 मीन्स इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए, इक्विवेलेंट कर देने से कितना हो गया 2 हो गया। तो जुलाई 1 में नेक्स्ट हाफ ईयर, तो ये जो लिया फर्स्ट हाफ ईयर में ना यूएल और डाइजनॉन, तो मैं बोला था इस केस में जितना यूएल डाइजनॉन दोनों मिलाकर उसका 1/10 कितना हो गया 2 हो गया राउंड ऑफ करके। तो जुलाई 1 में कितना ईएल क्रेडिट होगा 13 होगा इंस्टेड ऑफ 15, क्योंकि इसको रिड्यूस कर दीजिए 1/10 ऑफ द ईओएल एंड डाइजनॉन ओके मस्ट बी रिड्यूस्ड ओके फ्रॉम द एडवांस क्रेडिट ऑफ ईएल इन जुलाई 1, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, when a new employee joins on 2nd June, the maximum EL that can be accumulated as of 1st July, 1st जुलाई वो बोल रहा है, देखिए 1 ईयर के बाद ही EL accumulate होगा, 1 ईयर आप काम करने के बाद, तो यहां पर एक्चुअली 0 डेज होगा, क्योंकि आप अभी ज्वाइन जस्ट किया 2nd जून में, वो नेक्स्ट 1st जुलाई पूछ रहा है, क्योंकि 1 ईयर के बाद एक्चुअली
जो भी प्रीवियस ईयर में आप काम किया, देखिए यहां पर क्या होगा, 2 जून मीन्स आपका 1 ईयर कब कंप्लीट होगा, 1 ईयर कंप्लीट होगा 1/6/2024 में 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 ईयर कंप्लीट होगा मीन्स तो प्रीवियस का, ठीक है, प्रीवियस का ईएल इसी डेट से एक्चुअली क्रेडिट होगा, क्योंकि 1 ईयर के बाद ही ईएल क्रेडिट होगा न्यू ज्वाइनिंग ये के लिए। मगर यहां पर वो बोल रहा है 1 जुलाई 2024, इसमें 0 डेज होगा, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप ईएल क्रेडिट होता है। क्रेडिट जब होगा, जो भी आप काम किया है उसका भी ईएल क्रेडिट होगा, मगर 1 ईयर के बाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 27 चलेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट डिनाइंग ऑन लीव ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। आप जानते हो जो लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस में ऑन लीव मना किया नहीं जाता है, रिफ्यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस बाय रिफ्रेशिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, to decrease the accumulation of on leave, to government servant has only few years left for his retirement, the leave sanctioning authority does not have the power to refuse on leave। मगर इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस बाय रिफ्रेशिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ा रिफ्रेश होगा और उसका थोड़ा एफिशिएंटली वो काम करेगा, तो इसीलिए लास्ट जो 10 ईयर सर्विस है उसमें ईएल मना नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 28 में एनकैशमेंट ऑफ ऑन लीव अप टू 10 days at the time of availing LTC is permitted provided a balance of dash days of EL available at the credit of a government servant। 30 days में बताया था जो LTC केस में आप मैक्सिमम कितना EL क्रेडिट होगा, मैक्सिमम ए क्रेडिट नहीं, मैक्सिमम EL कितना इनकैश होगा, 10 days इनकैश होगा, ठीक है। मगर ये इनकैश मीन आपको 10 days का आपको पैसा मिल जाएगा बेसिक पे डीए के हिसाब से, और ये डेबिट हो जाएगा, ये ईएल से डेबिट होगा। तो डेबिट होगा मींस बैलेंस ईएल कितना रहेगा, बैलेंस ईएल कितना रहेगा, बैलेंस ईएल 30 होना चाहिए ये इनकैशमेंट होने के बाद, मैक्सिमम 10 days ईएल इनकैश होने के बाद बैलेंस ईएल 30 होना चाहिए। और ऐसे एंटायर सर्विस में आप 60 ईएल को इनकैश कर सकते हो एलटीसी केस में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू हैव एनी क्लेम फॉर लीव टू हिज क्रेडिट। अच्छा, मैं बताया था कौन सा टाइम में आपका ईएल है क्रेडिट हो। सपोज आपका देखिए अभी ईएल 260 है, मगर ये सब ये इनकैश नहीं होगा जब आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ये केस में जैसे डिसमिस है कि रिमूवल है, इस केस में क्या होगा, आपका जितना ईएल है वो कोई भी इनकैश नहीं होगा, तो बीन डिसमिस्ड। यहां पर आप डिसमिस, जॉब से आपको डिसमिस कर दिया गया कि रिमूव कर दिया गया, मेजर पेनल्टी लगा, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, तो जो भी आपका ईएल क्रेडिट के आकार में है वो इनकैश नहीं होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 अब देख लीजिए। A government servant who had reached maximum of 300 days on 1st January had availed on leave for 8 days during August. How many days of EL will be shown in his leave account as 31st December? देखिए आपका 1st जनवरी में, इसमें 1st जनवरी में आपका कितना था, 300 EL था, नो प्रॉब्लम। आप 8 डेज आप जो EL लिया अगस्त में, अच्छा तो जुलाई 1 आ जाएगा, जुलाई 1 में फिर 15 EL क्रेडिट होगा, 15 EL क्रेडिट होगा मीन्स उसको सेपरेट रखा जाएगा, ठीक है। और आप अगस्त में 8 डेज ले लिए, अगस्त में 8 डेज लेने के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300 + 7 हो जाएगा। दिसंबर 31 तक ऐसे लीव अकाउंट में रहेगा, क्योंकि उसको सेकेंड हाफ में बेसिकली जुलाई 1 टू दिसंबर 31 के अंदर उसको पूरा कंज्यूम करना है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। अभी 8 डेज आप कंज्यूम किया अगस्त में, बाकी तो और नहीं दिया है, तो आपका दिसंबर 31 में लीव अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा ईएल को, 300 + 07। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट
on the date of retirement on superannuation had a maximum number of 300 days of EL. तो EL 300 days है रिटायरमेंट टाइम में. ड्यूरिंग हिज सर्विस ही हैड अवेल्ड 60 days of encashment of on leave while availing LTC. अब जानते हो एंटायर कैरियर में, एंटायर सर्विस में LTC के लिए आप 60 EL एनकैश कर सकते हो. मगर यहां पर ऑप्शन दिया जो रिटायरमेंट टाइम में आपका कितना EL ऑन लीव है, 300 days है. और एंटायर सर्विस में आप सपोज आपका एंटायर कैरियर में 60 days आप ऑन लीव एनकैश कर चुके हो, तो अभी कितना एनकैश करोगे रिटायरमेंट टाइम में. देखिए आप रिटायरमेंट टाइम में जितना EL है उसको आप मैक्सिमम 300 days EL आप एनकैश कर सकते हो. इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि LTC के लिए आप कितना EL एनकैश किया, वो फर्क नहीं पड़ेगा. अभी रिटायरमेंट टाइम में आपका 300 days EL है तो पूरा 300 days को आप एनकैश कर सकते हो. आप ये नहीं मानोगे कि मैं 60 days EL ऑलरेडी एनकैश कर चुका हूं LTC के लिए, तो इसलिए अभी रिटायरमेंट टाइम में मेरा 300 EL है और वो 60 को माइनस करके मुझे 240 EL मेरा एनकैशमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. नो, वो जो एनकैश आप किया है एंटायर सर्विस में 60, तो एंटायर सर्विस में 60 EL आप एनकैश कर सकते हो LTC केस में, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा. जैसे रिटायरमेंट टाइम में आपका मैं बोल चुका हूं कि मैक्सिमम 300 EL आप एनकैश कर सकते हो रिटायरमेंट टाइम में, और वो भी है ऑलरेडी. ये जो क्वेश्चन में 300 EL ऑलरेडी है आपका रिटायरमेंट टाइम में, तो वो पूरा एनकैश होगा. तो आज इतना ही है. सो माय फ्रेंड्स, इट मीन्स आई हैव डिस्कस्ड, इट मीन्स ऑन लीव, many informations I have given, clear informations I have given. So please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. ये सुपर MCQ 4 था मेरा. 5 में फिर नेक्स्ट जो लीव आएगा, HPL आएगा, लीव नॉट ड्यू आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आएगा, तो अदर टाइप ऑफ लीव है मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.